नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय सिया राम, राम राम साहब, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल और मैं हूं विनोद फौजदार। स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी के मॉडल पेपर कर रहे हैं, जो कि 17 तारीख को एग्जाम है। इसके बाबत वैसे ये मॉडल पेपर हमारे राजस्थान कोऑपरेटिव और राजस्थान कोऑपरेटिव के किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, पर अब फिलहाल हम परसों के पेपर को दृष्टिगत रखते हुए ये मॉडल पेपर कर रहे हैं। हम नवा मॉडल पेपर इस समय सॉल्व करने जा रहे हैं और 8 मॉडल पेपर हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो 8 मॉडल पेपर अभी तक नहीं देखे हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाके वो 8 मॉडल पेपर देख सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल को के वीडियोस के अंदर नीचे लिंक दिया हुआ है, हर वीडियोस के नीचे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, उसे ज्वाइन कर लें। वहाँ पर इन सभी मॉडल पेपर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। अब तक हम 7 मॉडल पेपर्स की पीडीएफ आपको उपलब्ध करा चुके हैं और 8वें और 9वें मॉडल पेपर की जो पीडीएफ है आज शाम को आपको 6:30-7 बजे तक मिल जाएगी। मिलेगी सभी को टेलीग्राम पर। सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर मॉडल पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। सभी मॉडल पेपर्स की पीडीएफ जो है आज देर रात तक या कल सुबह तक हम सारे मॉडल पेपर की पीडीएफ जो है एक साथ डाल देंगे और इस मॉडल पेपर तक के 8वें और 9वें मॉडल पेपर की जो पीडीएफ है वो आपको शाम को 6:30 बजे तक या 7 बजे के दौरान मिल जाएगी। 6:30 से 7 के बीच में मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं हम। आज का पहला प्रश्न, इस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न, तो भूमि विकास बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण उपलब्ध कराया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अगला क्वेश्चन, कुर्की की संपत्ति का मूल्य किसके बराबर होता है? तो कुर्की की संपत्ति का मूल्य जो होता है शोध्य रकम का मतलब अब वर्तमान में जो संशोधन के उपरांत जो रकम बची है लोन लेने वाले से वसूलने के लिए, शोध्य रकम में कुल मूलधन और उसकी संपूर्ण ब्याज पेनल्टियों सहित होती हैं। कुर्की में व्यय होने वाली बिक्री खर्च, कुर्की करेंगे किसी संपत्ति को, उसकी बिक्री का खर्चा और संपत्ति का मूल्य, ये सभी जो हैं कुर्की के दौरान वसूले जाते हैं। इसके बराबर की संपत्ति वसूली जाती है। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, सहकारी या उसका कोई समानार्थी शब्द का कोई भी अपने व्यापार में प्रयोग कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो दोस्तों, सहकारी शब्द का प्रयोग कोई भी निजी फर्म या कंपनी कोई भी नहीं कर सकती। केवल सहकारी शब्द का प्रयोग सहकारी सोसाइटी के द्वारा ही किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त किसी के भी द्वारा नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, सिविल सोसाइटी अधिनियम कौन सा है? तो सिविल सोसाइटी अधिनियम जो है 1908 है। सिविल सोसाइटी अधिनियम 1908। अगला प्रश्न, किसी सोसाइटी के किसी अधिकारी की नियुक्ति, कर्मचारियों की नियुक्ति त्रुटि से हो गई हो तो उस नियुक्ति को समझा जाएगा। अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति त्रुटिवश हो गई है, गलती से हो गई है, तो उसको क्या समझा जाएगा? धारा 120 इस विषय में क्या कहती है? तो दोस्तों, धारा 120 राजस्थान सोसाइटी एक्ट 2001 की धारा 120 कहती है कि उसे पद से हटा दिया जाएगा। अगर किसी की त्रुटि से नियुक्ति हुई है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगर कोई सदस्य लेखे प्राप्त करने के लिए लिखित रूप से सूचना देता है तो उसे कितने दिन का समय देंगे? लेखा प्राप्त करने में कितने दिन का समय लगेगा? तो उसे 7 दिन का समय लगेगा। अगला प्रश्न, सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के लिए कितने सदस्य होना आवश्यक है? किसी सोसाइटी का, किसी सहकारी सोसाइटी के
रजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए आवेदन करने के दौरान? तो आवेदन के समय पे कम से कम 15 सदस्यों का होना आवश्यक है। किसी सहकारी सोसाइटी के लिए न्यूनतम 15 सदस्य होने चाहिए। अगला प्रश्न, सहकारी सोसाइटी के लिए किसी सदस्य की मृत्यु की दशा में उसका शेयर किसे हस्तांतरित किया जाएगा? तो उसका शेयर उसके नॉमिनी को हस्तांतरित किया जाएगा, या मृत्यु होने वाले सदस्य के वारिस को हस्तांतरित किया जाएगा, या जो भी वैधानिक प्रतिनिधि होगा उसको हस्तांतरित किया जाएगा। वैधानिक प्रतिनिधि से मतलब कोर्ट से इस बात का एफिडेविट लेके आएगा, प्रमाण पत्र लेके आएगा कि ये उस व्यक्ति का जो है प्रतिनिधि है या उत्तराधिकारी है। तो इन सभी को जो है उसकी संपत्ति हस्तांतरित की जा सकती है, पर प्रथम दृष्टया नामित व्यक्ति को ही हस्तांतरित करते हैं। कोई व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसके बच्चे 2 से अधिक हैं, तो 3 या 3 से अधिक बच्चे हैं तो वो व्यक्ति जो है निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा। अगला, अधिकरण को किस धारा के अंतर्गत गठित किया गया है? तो अधिकरण को जो है धारा 101 के अंतर्गत 105 के अंतर्गत गठित किया गया है। अधिकरण को धारा 105 के अंतर्गत गठित किया गया है। अगला प्रश्न, सहकारी सोसाइटी नियमों को लागू कब किया गया था? सहकारी सोसाइटी नियम 2003 को लागू कब किया गया था? तो इन नियमों को हस्ताक्षर होने के बाद गजट नोटिफिकेशन होने के तुरंत प्रभाव से लागू किया गया था। उसके अंदर नोटिफिकेशन उसमें लिखा है 2003 के नियमों में के तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। अगला क्वेश्चन, किस सहकारी सोसाइटी की दशा में रजिस्ट्रेशन के समय किस नियम के अनुसार कमजोर वर्गों को सूची में शामिल की जाएगी, सूची में शामिल किया जाएगा? तो दोस्तों नियम 3 के अंतर्गत कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को भी सूची के अंदर शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न, आस्तियों और दायित्वों के समामेलन विभाजन की स्कीम बनाने के बाद कम से कम कितने दिनों का लिखित नोटिस देकर साधारण बैठक हेतु बुलाया जाता है? तो 15 दिन का लिखित नोटिस देकर साधारण बैठक के लिए बुलाया जाता है। सदस्यों को 15 दिन का लिखित नोटिस देते हैं पहले, उसके बाद दायित्व और समामेलन के विभाजन की जो स्कीम, दायित्वों के समामेलन या विभाजन की स्कीम बनाने के बाद में कम से कम 7 दिनों का लिखित में नोटिस देकर साधारण बैठक को बुलाया जा सकता है। अगला प्रश्न, सदस्यता के निष्कासन के लिए नोटिस दिया जाना आवश्यक है। तो दोस्तों किसी भी सदस्य को निष्कासित किया जाता है किसी सोसाइटी से, तो पहले उसे 30 दिन का नोटिस दिया जाता है। 30 दिन के नोटिस के पश्चात सोसाइटी के अंदर एक विशिष्ट अधिवेशन बुलाकर एक विशिष्ट वो लिया जाता है, नाम निकल गया दिमाग से, एक विशिष्ट विधेयक पारित किया जाता है, एक विशिष्ट एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, विशिष्ट प्रस्ताव पास किया जाता है जिससे कि उसके निष्कासन किया जाता है। लेकिन उससे पहले 30 दिन पहले उसको नोटिस देना जरूरी है, विशिष्ट प्रस्ताव लाने से पहले। राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम कौन सा है? राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1952 है। अगला प्रश्न, प्रत्येक सोसाइटी की समिति प्रत्येक सहकारी वर्ष की समाप्ति के कितने दिनों में वित्त लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करवाएगी? तो ये 45 दिन के अंदर कराती है। 1.5 महीने के अंदर अंदर वित्त वर्ष समाप्त होने के 45 दिन बाद
45 दिन के अंदर जो है लेखे सभी तैयार होनी चाहिए, यानी कि 15 मई तक सभी अकाउंट्स रेडी होनी चाहिए सोसाइटी के। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में पहली बार राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम कब पारित किया गया? तो स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में पहली बार जो है 1953 में पहला सहकारी समिति का जो है राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम आया था। 1953 का पहला अधिनियम था। उसके बाद 1965 में आया, फिर 2001 में। अगला प्रश्न, किस धारा के अंतर्गत आस्तियों और दायित्वों का अंतरण, विभाजन या समामेलन किया जाता है? तो धारा कौन सी है? तो धारा 12 के अंतर्गत ऐसा किया जा सकता है। अगला प्रश्न, वर्तमान में सहकारिता विषय है, तो सहकारिता जो है राज्य सूची का विषय, इस पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार है सहकारिता पर। अगला प्रश्न, राजस्थान सहकारिता सोसाइटी अधिनियम 2016 कब लागू हुआ है? तो दोस्तों 2016 अधिनियम जो लागू हुआ है वो अक्टूबर 2016 में लागू हुआ है, यानी कि 4 अक्टूबर 2016 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न, राजस्थान जीके के प्रश्नों को देखते हैं। अब हम राजस्थान जीके के प्रश्नों को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने अभी तक हमारे वीडियोस को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को शेयर नहीं किया है वो शेयर भी कर दें अपने सोशल मीडिया पर। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो दोस्तों रबी की फसल नहीं है, ये सब लोग जानते होंगे। चावल जो है खरीफ की फसल है, चावल रबी की फसल नहीं है। चावल बरसात के मौसम में होने वाली फसल है, तो बरसात के मौसम में जो भी फसल होती है वो खरीफ की फसल होती है। निम्न में से कौन सी कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो खाद्य तेल कृषि से बनाया जाता है, खांड सारी गन्ने के से बनती है, पापड़ आलू से बनते हैं, पापड़ भुंजिया जो है आलू बेसन से बनते हैं, और ये सीमेंट जो है ये टोटली खनिज आधारित उद्योग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीमेंट। अगला प्रश्न, राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों को आवंटित संसाधन का वितरण किस अनुपात में होता है? दोस्तों राजस्थान के 5वें वित्त आयोग में ये सिफारिश की गई थी कि स्थानीय निकायों को एक निश्चित धनराशि दी जाए, जो भी संसाधन है उनके अकॉर्डिंग। स्थानीय निकाय कौन कौन सी होती है? स्थानीय निकाय, शहरी निकाय जो होती हैं वो है नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाएं। ये शहरी क्षेत्र की स्थानीय नगर निगम निकाय है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में जो है यही ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये जो है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कार्य करने वाली स्थानीय स्वशासन की निकाय। अब इनमें जो वित्तीय फंड यानी कि फंड का जो बंटवारा होता है, वो फंड का बंटवारा कैसे होता है? ये 5वें वित्त आयोग में जो सिफारिश आई थी हमारे पास, सरकार के पास मतलब, वो सिफारिश आई थी कि जनसंख्या के आधार पर इनका वितरण किया जाए। तो जनसंख्या के आधार पर आज हमारे पास में हम जो जनसंख्या के हमारे पास आंकड़े हैं वो वर्ष 2011 के आंकड़े हैं, और वर्ष 2011 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग राजस्थान के कुल ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 75.1% है, जबकि शहरी क्षेत्र की जनसंख्या 24.9% है। ये आप सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पर वित्तीय जो वित्त का विभाजन होता है स्थानीय निकायों में, वो इसी रेशियो पे होता है कि 75.10% ग्रामीण क्षेत्र में और 24.90% जो है वो शहरी क्षेत्र में, यानी कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियों और अधिकारों
और जिम्मेदारियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो कि पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित है? तो दोस्तों ये है 243 अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 243 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी संस्था हस्तशिल्प से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? बताइए, हस्तशिल्प यानी कि हाथ से बने हुए उत्पाद को खरीदने वाली संस्था कौन सी है जो कि सीधे हाथ से बने हुए उत्पादों को खरीद लेती है? कौन सी संस्था है ऐसी? तो दोस्तों वो संस्था है राजसिको, RAJSICO। राजसिको जो है ऐसी संस्था है जो कि सीधे उनके उत्पादों को खरीदती है। अब आप में से कोई बता सकता है राजसिको का क्या मतलब होता है? राजसिको का मतलब है राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, राजस्थान राज्य लघु उद्योग। राजस्थान राज्य लघु उद्योग होते हैं जो कि हस्तशिल्पियों से सीधे ही उनके उत्पादों को खरीदती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है? तो दोस्तों बताइए ऑप्शन। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किसके दिमाग की उपज है? किसने इंदिरा गांधी नहर लाने का प्रस्ताव रखा था? कौन ऐसा व्यक्ति था जो कि इंदिरा गांधी नहर पर जिसने शुरुआत में काम किया था? तो दोस्तों एक इंजीनियर हुए थे जिन इंजीनियर का नाम था कंवर सेन। ये इंजीनियर थे बीकानेर के अंदर और इनके दिमाग की उपज थी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इनका प्रस्ताव था, इन्होंने ही प्रस्ताव बना के दिया था इनको और इसको ही इनका जनक मानते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कितने जिलों में थार का रेगिस्तान फैला है? सब लोग जानते हैं राजस्थान जो है थार का मरुस्थल जो है 12 जिलों में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम का विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में कब हुआ था? तो दोस्तों 59 नंबर का क्वेश्चन है जिसका सही उत्तर है 2003 के अंदर इसका विलय हुआ था, 19 फरवरी 2003 में। अगला प्रश्न, राजस्थान में चल रहे सर्वप्रथम शिक्षा अभियान के अंतर्गत सक्षम योजना का क्या अर्थ है? सक्षम योजना क्या है? दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान है जो कि बच्चों को शिक्षा या एजुकेशन देने के लिए प्रतिबद्ध है। छोटे बच्चों को 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराता है। उसके द्वारा एक अभियान चलाया गया है सक्षम। ये सक्षम अभियान का क्या मतलब है? ये सक्षम अभियान जो है उन बालिकाओं के लिए है, बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रदान करने के लिए ट्रेनिंग देना है। बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रदान करने की ट्रेनिंग या ये कहें जूडो कराटे की ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम है सक्षम, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा चलाया गया है। अगला क्वेश्चन,
हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की हिस्सेदारी कितनी है? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एक लाइन रह गई ऊपर, राजस्थान रिफाइनरी में राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान निगम लिमिटेड की हिस्सेदारी कितनी है? राजस्थान सरकार का हिस्सा कितना है रिफाइनरी के अंदर, और हिंदुस्तान निगम लिमिटेड का हिस्सा कितना है रिफाइनरी के अंदर? दोस्तों राजस्थान सरकार का 26% हिस्सा है, जबकि रिफाइनरी का 74% हिस्सा, हिंदुस्तान निगम लिमिटेड का 74% हिस्सा है रिफाइनरी के अंदर। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के किस जिला औद्योगिक केंद्र में 31 मार्च 2017 को एक भी बड़े पैमाने का उद्योग नहीं था? दोस्तों, बड़े पैमाने का उद्योग का मतलब है ऐसे उद्योग जिसमें हजारों श्रमिक काम करते हैं। तो ऐसा उद्योग इनमें से किस जिले में नहीं है? एक भी उद्योग नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा उद्योग जो है इन जिलों में से जो दिए हुए हैं इसमें, यानी कि जालौर, दौसा, प्रतापगढ़, इनमें से एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां के कोई बहुत बड़ा उद्योग हो। अतः उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर पावर तापीय प्लांट है? तो सब लोग जानते होंगे, सूरतगढ़, जो कि श्री गंगानगर के अंदर बसा हुआ है, गंगानगर के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान देश का प्रतिशत फेल्सपार भंडारण है? दोस्तों, इसका सही उत्तर मेरे हिसाब से 66% होना चाहिए, लेकिन रिक्रूटमेंट बोर्ड ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, और मेरे हिसाब से जो 66% भंडार राजस्थान के फेल्सपार पे पाए जाते हैं। फेल्सपार मतलब एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, और राजस्थान में 66% और 16% के साथ आंध्र प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर, प्रथम स्थान पर 2/3, कुल मिला के 2/3 लिखा हुआ अब मिलता है हमें, ज्यादातर 2/3 भंडार जो हैं फेल्सपार के राजस्थान में पाए जाते हैं। तो 2/3 का मतलब 67% तक होता है, पर 66% भी इसका सही उत्तर होना चाहिए। आप 66% याद करके जाए, पर इसमें बोर्ड ने ये क्वेश्चन गलत माना था, ये मैं आपको बता दूं। मैं जितने भी क्वेश्चंस आंसर्स आपको करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस वेरीफाइड हैं, 100% वेरीफाइड है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है इनमें से। और सब या तो राजस्थान बोर्ड ने, RSM SSB ने, या RPSC ने, या बिजली बोर्ड ने जो उत्तर सही माने हैं वही उत्तर मैं आपको बता रहा हूं, इनके अतिरिक्त मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूं, इसलिए आप भरोसा करके देखिए। आप निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है? दोस्तों, चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश का हिस्सा है। इसमें ब्यास और सतपुड़ा ये तो राजस्थान की है ही नहीं, पर इसमें राजस्थान की भागीदारी है। तो माही परियोजना एक ऐसी परियोजना है जो कि राजस्थान के पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना कहलाती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में निरंतर मुगल दरबार में कार्य करने वाले जयपुर के शासक का नाम बताइए। तो मिर्जा राजा जयसिंह थे, जो निरंतर कार्य किया इन्होंने मुगल दरबार के अंदर। अगला क्वेश्चन, कोटा राज्य के संस्थापक कौन है? तो माधव सिंह को कोटा राज्य का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, किस हिंदू महीने में तीजा दशमी मनाई जाती है? तो भादों के महीने मनाई जाती है, भाद्रपद के अंदर। अगला प्रश्न, चंपाकली आभूषण
शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो चंपा कली जो है गर्दन का आभूषण। दोस्तों मैं गर्दन ये आभूषणों से संबंधित क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कल एक वीडियोस लेके आऊं जिसमें आभूषणों के बारे में दिया हो और बहुत मजेदार तरीका से दिया हो। ऐसे मजेदार तरीका से आपने अभी तक किसी भी यूट्यूब के वीडियो पे नहीं देखा होगा। आपने आपने वीडियोस तो बहुत देखे होंगे यूट्यूब पे, ये मैं ये नहीं कह रहा इसके संबंधित वीडियो नहीं मिलेंगे, बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, पर बहुत ही मजेदार तरीके का वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ। इसमें कल शाम तक मैं लेके आऊंगा, आप जरूर देख कर जाएं, उसे पेपर देने से पहले आपके लिए काफी फायदेमंद साबित रहेगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्य को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने की बात कही थी, प्रस्ताव रखा था? तो हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव कोटा के महाराज भीम सिंह ने कहा था। महाराज भीम सिंह ने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। अगला प्रश्न, जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि बताता है? तो दोस्तों ब्रजनिधि यानी कि जो खुद कविता लिखते हैं, कविता लिखने के बाद अपना उपनाम जो ब्रजनिधि बताए हैं वो हैं सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह के द्वारा अपना उपनाम जो है कविताओं में ब्रजनिधि बताया गया है। अगला प्रश्न, जयपुर में वर्धमान विद्यालयों की स्थापना किसने करी थी? तो वर्धमान विद्यालयों की स्थापना करने वाले थे अर्जुन लाल सेठी। इन्होंने जो है क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए वर्धमान विद्यालयों की स्थापना की थी। तो जयपुर इनका प्रमुख कार्य क्षेत्र रहा था। तो जयपुर में इन्होंने जो है वर्धमान विद्यालयों की स्थापना की थी, जो कि क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया करते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता था? तो जयदयाल था, जो कोटा में जिन्होंने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। और अगला प्रश्न, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? तो वो है मूमल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से वन्य जीव अभ्यारण्य और उनके सही अवस्थिति को दर्शाइए। दोस्तों रामगढ़ अभ्यारण्य बूंदी के अंदर पाया जाता है, ये बूंदी। जवाहर सागर कोटा के अंदर है, कोटा के अंदर। तीसरा वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर में है। चौथा ताल छापर चूरू में है। और पांचवा सरिस्का अलवर में है। कहाँ अलवर? अलवर तो है, हाँ है। अगला क्वेश्चन, कौन सा वृक्ष की पत्तियों का उपयोग करके बीड़ी बनाते हैं? तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनती है दोस्तों। तेंदू के पत्ते द्वारा बीड़ी निर्माण का कार्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो ये बीकानेर के अंदर है, गजनेर जो है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थार पारकर गाय पाई जाती है? तो शुष्क पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है थार पारकर गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल दोमट मिट्टी कहां पाई जाती है? दक्षिणी अरावली क्षेत्र में पाई जाती है। दक्षिणी अरावली का जो भी जिला होगा वो लाल मिट्टी वाला जिला होगा, यानी कि डूंगरपुर।
अगला प्रश्न, नाथरा की पाल कहां पर है? तो नाथरा की पाल उदयपुर के अंदर आती है। ये एक दर्रा है और यहाँ पर एक वो भी है, खनिज खान भी है, खनिज माइंस भी है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत प्राकृतिक भूभाग का एक भाग है? तो लूनी बेसिन जो है पश्चिमी राजस्थान का एक भाग है। पश्चिमी राजस्थान की मुख्य नदी है लूनी नदी। तो लूनी बेसिन पश्चिमी राजस्थान का एक भाग है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा बालू का स्तूप पवनमुखी ढाल व तीव्र पवन विमुखी ढाल वाला होता है? तो पवन मुखी और पवन विमुखी ढाल वाला बरखान होता है। बरखान बालू का स्तूप होता है इस तरह का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील में सहरिया जनजाति पाई जाती है? तो सहरिया जनजाति जो है किशनगढ़ तहसील में पाई जाती है। किशनगढ़ तहसील में सहरिया जनजाति पाई जाती है। ये सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित श्रेणियों में से राजस्थान में किसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र आवृत है? निजी वन, अवर्गीकृत वन, आरक्षित वन या संरक्षित वन? संरक्षित वन इसका सही उत्तर है दोस्तों। संरक्षित वन जो है लगभग 50% या उससे अधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं राजस्थान के अंदर, जबकि आरक्षित वन लगभग 1/3 क्षेत्र पर यानी कि 33% क्षेत्र पर पाए जाते हैं। और अवर्गीकृत वन भी राजस्थान में लगभग 15-16% क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है संरक्षित वनों का है। अगला प्रश्न, वरुण 18 नामक युद्धाभ्यास निम्न में से किससे संबंधित है? तो वरुण 18 बताओ। तो दोस्तों वरुण वरुण आप जानते हैं जल का देवता होता है और जल में रहने वाली नौसेना होती है, तो ये नौसेना से संबंधित। अगला क्वेश्चन, 2018 के बजट की घोषणा के अनुसार राजस्थान में आशा सहयोगिनियों का वेतन क्या है? तो 2500 रुपए मिलते हैं आशा सहयोगियों को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मिलिट्री स्टेशन स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट फैसिलिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये किया जा रहा है जैसलमेर को। जैसलमेर इसका सही उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न 89 नंबर का, राजस्थान के निम्न में से किस मुख्यमंत्री ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा के द्वितीय चरण का प्रारंभ किया था? भामाशाह स्वास्थ्य बीमा के द्वितीय चरण का प्रारंभ कौन से मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था? तो 13 दिसंबर 2017 में श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा 13 दिसंबर 2017 श्रीमती वसुंधरा राजे। अगला क्वेश्चन, ओम प्रकाश मिठरवाल ने हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में निम्न में से कौन सा पदक जीता है? ये क्वेश्चन उस समय के करंट का क्वेश्चन है, यानी कि 2018 के करंट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आपके मतलब का क्वेश्चन नहीं है वैसे, पर इसका जो सही उत्तर है वो है कांस्य पदक। उन्होंने जो है कांस्य पदक जीता था।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाँ जी, 91 नंबर का क्वेश्चन। प्रसिद्ध बाटाडू कुआ राजस्थान के निम्न में से किस जिले में है? बताइए, बाटाडू बाटाडू कुआ किस जिले में है? ऑप्शन है बाड़मेर, जयपुर, भरतपुर और दौसा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बाड़मेर जिले के अंदर। बाटाडू कुआ जो है बाड़मेर जिले के अंदर। अगला क्वेश्चन, आयुष्मान भारत मिशन का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो आयुष्मान भारत का जो संबंध है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र से है। ये एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। इसमें 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग है? केंद्रीय सतर्कता आयोग का नाम बताना है। ये क्वेश्चन छोड़ दो, इसको वर्तमान में कोई नहीं है इनमें से। अगला क्वेश्चन, गरुड़वा बृहद पेयजल परियोजना राजस्थान के निम्न में से किस जिले से संबंधित है? तो गरुड़वा बृहद पेयजल परियोजना कौन से जिले की है, किस जिले से संबंधित है ये परियोजना? तो दोस्तों ये परियोजना जो है बूंदी जिले से संबंधित है। बूंदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जून 2018 में की गई घोषणाओं के अनुसार भारत के वर्तमान रेपो रेट क्या है? दोस्तों ये पुरानी हो गई सारी घटनाएं जो है। अब वर्तमान रेपो रेट 4% चल रहा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं। और इकोनॉमिक्स वैसे भी सिलेबस में नहीं। निम्न में से किस शहर में भारत सरकार ने भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर स्थापित किया है? भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहां पे स्थापित किया गया? तो ये भोपाल के अंदर स्थापित किया गया। ये भी हमारा आउट ऑफ सिलेबस वाला कोर्स है। ये भारत से संबंधित है, राजस्थान से नहीं है। अगला क्वेश्चन, फिर भारत के राष्ट्रीय डिजिटल सोसाइटी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का प्रोजेक्ट किया गया है? ये सब जो भारत से संबंधित बाकी क्वेश्चन है। तो हमारा आज के लिए इतना ही दोस्तों। आगे कंटिन्यू हम कल आज शाम को मिलेंगे आपको 8 बजे अगले वीडियो के साथ में, अगले एपिसोड में। तो तब तक के लिए वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।